नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। तो आज की क्लास में मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं वो बिल्कुल एस्टेट को आधार बनाकर लिए हैं, ठीक है, ताकि इससे आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं ना, उनका अच्छे से पेपर क्वालिफाई हो जाए। जो गलती होनी है आपकी यहीं हो जाएगी, और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत लगेगी आप उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि पेपर में कोई भी गलती ना हो। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो आपको पता है जो महाप्राण होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होते हैं। इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन होते हैं श श स है वो महाप्राण में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो तो स्वर है। जो 11 स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। जो कै है, कै पहला व्यंजन आ गया वर्ग का, ठीक है, तो ये भी अल्प प्राण हो गया। लय, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये रे ले वो भी सारे अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि एक महाप्राण है। ऑप्शन नंबर 3 ऊष्म व्यंजन श महाप्राण में आता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरदार ने रियासतों को समाप्त कर दिया। यहाँ सरदार में कौन सी संज्ञा है? अगर तो बात हो रही है सरदार की तो सरदार आपको पता है कि जाती है, लेकिन हमें वाक्य के अनुसार आंसर करना है। तो यहाँ पर सरदार, किस सरदार की बात हो रही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है। एक स्पेशल व्यक्ति की बात हो रही है जिसने भारत को एक किया रियासतों को ख़त्म करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम तो एकलव्य हो जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हो। इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो एकलव्य में अगर बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन यहाँ किसी विशेष व्यक्ति की किसी के साथ तुलना की जाए ना, वहाँ पर हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर एकलव्य के साथ किसी की तुलना की जा रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऊपरले प्रश्न में जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो धिक से बना है धिक्कार, धिक्कार, ठीक है। धिक से धिक्कार बना है, धिक है एक अव्यय। उसके बाद है सर्व से बना है सर्वस्व, जो कि सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। हिंसा की बात करें तो हिंसक, हिंसक से बना है। हिंसक क्या है? विशेषण है ना, किसी की विशेषता है, वो बहुत हिंसक है। तो हिंसक से बना हिंसा, ठीक है। सेवक से बना सेवा, सेवक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का 5 प्रकार से निर्माण होता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। किससे होता है? संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है, अव्यय से होता है। तो धिक्कार अव्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। सर्वस्व सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। हिंसा विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। और सेवक से जातिवाचक संज्ञा से सेवा का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो नित्य पुल्लिंग, अगर हम मकड़ी की बात करें, मैना की बात करें, मछली की बात करें, तो ये तीनों के तीनों हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, ये भी याद रखना है आपने। और जो खटमल है, जो खटमल है वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है, इसका ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नित्य एक वचन में प्रयोग हुए शब्द की पहचान कीजिए। तो अगर हम बात करें प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण निकल गए, आंसू आ गए, हस्ताक्षर कर दिए, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा हमेशा ही एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नितिन पिताजी के साथ दिल्ली गया में कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक होगा वो हमारा करण कारक होगा। कर्ण कारक आ जाएगा, क्योंकि नितिन पिताजी के साथ आ गया, दिल्ली गया है, दिल्ली जाने की जो क्रिया है वो पिताजी के साथ जाने से संपन्न हुई, तो इसका मतलब यहाँ पर कर्ण कारक आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, माता जी ने शीला को साड़ी दी, तो देने के अर्थ में कौन सा कारक का प्रयोग किया जाता है? संप्रदान कारक का। किसी को कोई चीज़ दी जाए और जिसको हम वो चीज़ दे रहे हैं उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाए, उसकी हित पूर्ति हो जाए, तो वहाँ पर संप्रदान कारक आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे को किसी प्रश्न में कोई डाउट वगैरह लगे तो बेझिझक अपना डाउट कमेंट में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। नेक्स्ट प्रश्न है, मीरा ने बहुत सी पेंसिलें खरीदी,
में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण से एक प्रश्न इसी प्रकार का पूछा जाता है। अनिश्चित निश्चित पूछा जाता है। और अनिश्चित निश्चित किसके प्रकार होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के और परिमाणवाचक विशेषण के। तो इन्हीं में उलझा दिया जाता है। तो सबसे पहले आपने चीज़ क्लियर कर लेनी है। पहला आपका जो काम होता है वे ये क्लियर करने का होता है कि जिस चीज़ की बात हो रही है वो गिनती करने योग्य है या नहीं, मतलब संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है, या नाप तोल की बात हो रही है। उसके बाद निश्चित अनिश्चित आपने देखना होता है। तो मीरा ने बहुत सी पेंसिलें ली, तो पेंसिल की बात हो रही है तो पेंसिल को हम आराम से गिन सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये संख्यावाचक है। कौन सी संख्यावाचक है, निश्चित है कि अनिश्चित है। बहुत सी है, हमें क्या पता, बहुत सी 4 को बोला जा रहा है, 10 को बोला जा रहा है, 20 को बोला जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, मोहन सोहन से अधिक होशियार है में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है, उत्तमावस्था होती है। यहाँ अगर मैं कहूँ कि मोहन होशियार है तो क्या हो गया, मूलावस्था उसकी मूल अवस्था हो गई। अगर मैं कहूँ मोहन सोहन से होशियार है तो उत्तरावस्था हो गई। अगर मैं कह दूँ कि मोहन तो सबसे ही होशियार है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, उत्तमावस्था हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे से प्रश्न पूछा गया है कि मोहन सोहन से अधिक होशियार है, तुलना की गई है, तो यहाँ पर उत्तरावस्था हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रिया। सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रिया। तो सठियाना बनी है साठ से, शर्माना बनी है शर्म से, मिमियाना बनी है मैं से। तो मैं क्या होता है, मैं होता है सर्वनाम। सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रिया कौन सी हो गई, मिमियाना। एक एक ऑप्शन ध्यान रखना है। लंगड़ा से बनी है लंगड़ाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह खाना खाकर विद्यालय गया में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो क्रिया का प्रकार पूछा है। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जहाँ प्रेरणा देकर कोई कार्य करवाया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जहाँ पर एक क्रिया पहले हो गई और दूसरी बाद में होती है। तो वह खाना खाकर विद्यालय गया, तो इसका मतलब पहले उसने खाना खाया फिर विद्यालय गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। बिल्कुल आसान है, सबको पता होगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है। संदिग्ध जिसमें शंका है वही हो गया ना संदिग्ध भूतकाल। तुषार ने खाना खाया होगा, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है कि हमें क्या पता खाया कि ना खाया। ठीक है, तुषार ने खाना खाया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर हम अब ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, यदि कुत्ता भौंकता तो चोर भाग जाता। ठीक है, तो इसमें कौन सा भूतकाल होगा। तो इसमें हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। कल मैंने आपसे लास्ट क्लास में जब भी हमने की थी तो करवाया था कि यदि कुत्ता भौंकता तो चोर भाग जाता। पश्चाताप की बात हो गई, ना तो कुत्ता भौंका और ना ही चोर भागा। ठीक है, और चोर पकड़ा गया। तो इसका मतलब इसमें हो गया हेतु हेतु मद भूतकाल। अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की, महिमा ने खाना खाया था, तो यहाँ क्या होगा, पूर्ण भूत हो गया। पूर्ण भूत हो गया, महिमा ने खाना खाया था। राधिका गीत गा रही थी, गा रही थी, अभी गाए जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल हो गया। तो सभी ऑप्शन आपने देख लिए। ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तुषार ने खाना खाया होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हाँ, 1 हो जाएगा। 14वें प्रश्न का नेक्स्ट है, किस वाक्य में स्वंद बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। स्वंद बोधक अव्यय कैसे होते हैं, के बिना, के पीछे, के आगे, इस प्रकार के जब शब्द आ जाते हैं, मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का स्वंद जब वाक्य में प्रयोग अन्य शब्दों के साथ जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर स्वंद बोधक अव्यय हो जाता है। जैसे उस विद्यालय के पीछे, ठीक है, और उसकी जान निकल रही है गर्मी के मारे, पानी के बिना, इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, स्वंद बोधक अव्यय हो जाता है। तो यहाँ पर उस विद्यालय के पीछे मेरा घर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वंद बोधक अव्यय हो जाएगा। सीमा कितना हंसती है, कितना हंसती है, जहाँ पर क्रिया की कोई विशेषता वगैरह बता दी जाए तो क्रिया विशेषण होता है। कितना हंसती है, तो हंसना क्या है, क्रिया है। यहाँ परिमाण की बात हो रही है। ठीक है, क्रिया विशेषण का प्रकार है। मैं तथा मेरी बहन दोनों लंबे हैं, तो यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय आ गया, तथा आ गया। ठीक है, दीपा ने भी गीत गाया, तो भी में निपात है। यहाँ पर क्या हो गया, वाक्य में बल भरने के लिए भी का प्रयोग हो गया, तो निपात हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है,
कल बच्चों द्वारा घर की सफाई की जाएगी, तो इसमें कौन सा वाच्य है? जब के द्वारा इस प्रकार का शब्द आ जाए ना, वो कर्म वाच्य होता है। कल बच्चों द्वारा घर की सफाई की जाएगी, कर्म वाच्य है यहाँ पर, ठीक है। आंसर हो जाएगा कर्म वाच्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से संकेतवाचक वाक्य कौन सा है? संकेत, शायद इस वर्ष वर्षा अधिक हो, यदि तुम सत्य बोलते तो पकड़े ना जाते, तुरंत इस कमरे से बाहर चले जाओ, माता जी ने कहा कि वह कल मंदिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? संकेत, संकेतवाचक वाक्य पूछा है। तो यहाँ पर किस में हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य? यदि तुम सत्य बोलते तो पकड़े ना जाते, यहाँ पर इसमें आ जाएगा संकेतवाचक वाक्य। शायद इसमें संदेह हो गया, शायद इस वर्ष वर्षा अधिक हो। ठीक है, तुरंत इस कमरे से बाहर चले जाओ, आज्ञा दी जा रही है। माता जी ने कहा कि वह कल मंदिर जाएगी, जहाँ मिश्र वाक्य आ गया तो संकेतवाचक हो जाएगा, यदि तुम सत्य बोलते तो पकड़े ना जाते। ठीक है, आगे है, जब मैं विद्यालय पहुंचा वर्षा हो रही थी, कैसा वाक्य है? तो जो वाक्य होते हैं उसमें एक प्रधान वाक्य होता है, उपवाक्य में उपवाक्य एक प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ का प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। यहाँ जब मैं विद्यालय पहुंचा वर्षा हो रही थी। ठीक है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, गुडम्बा में कौन सा समास है? गुडम्बा, शायद अपने सभी बच्चों ने ये ना सुन रखा हो। गुडम्बा, गुडम्बा में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास आ जाएगा, कर्मधारय समास इसमें आ जाएगा। और अगर इसका समास विग्रह पूछा जाए तो गुड़ से पकाया हुआ आम। ठीक है, गुड़ से पकाया हुआ आम इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तनुकांप ने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? यहाँ मानो शब्द आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, मानो आ गया, तो मानो किसकी ओर संकेत कर रहा है कि ये उत्प्रेक्षा है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने अलंकार भी। किस विकल्प में गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो यादगार में है, गुनहगार में है, मददगार में है, कारागार में गार प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गवाया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गवाया, एया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, याद रखना है, उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। अगला प्रश्न है, व्यक्त शब्द का विपरीत शब्द? व्यक्त, व्यक्त का क्या होता है? गृहीत, व्यक्त शब्द का विलोम होता है गृहीत। नेक्स्ट प्रश्न है, जो हमारा लास्ट प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची है, तो पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? नग होता है, पर्वत का पर्यायवाची नग होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो फिर हम एक आधी क्लास और ऐसी कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।